सभी को जय हिंद। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है किस शब्द का संविच्छेद सही नहीं है। चलिए साहब, किस शब्द का संविच्छेद सही नहीं है, यहां पर आपसे पूछा गया है। चलिए तो पहला आपसे दिया है प्राधन ऊढ़ और आपका दिया है प्रौढ़। मतलब कह सकते हैं कि ये जो आपका पहला पॉइंट वाला आपका सही है, क्या ये सही है? तो जी हाँ, पहला ही आपका सही है ना, ये आपका इसी प्रकार से होता है। दूसरा दिया है निधन ऊन दिया है, न्यून दिया है, तो ये तो आपका गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये जो आपका संधि बनता है वो आपका बनता है नी। क्या बनता है? छोटी नी होती है, छोटी नी का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आपकी बड़ी नी है, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है ना, वहीं पर ये सही है, ये भी सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न और आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है? इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है? यहाँ पर 2 में जवाब दीजिएगा। चलिए नमस्ते नमस्ते, और यहाँ पर जवाब आने लगे हैं। देखिए इंद्र के पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो यहां पर देखियो मधवा क्या होता है भाई? मधवा होता है कि नहीं होता है? मधवा होता है। पुरंदर भी आपका होता है, ठीक है ना, और आपका सचिपति भी होता है, और आपका वासव भी होता है। तो देखो यहाँ पर सुरपति तो होता नहीं है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? चलिए देखते हैं कि इस वाले प्रश्न में आप पहचान कैसे करेंगे। अगर आपसे पूछा गया यहाँ पर कारक कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे? पंडित दूध पीता है। चलिए तो 3 के जवाब आने लगे हैं। यहाँ पर दिया है कर्म करण, तो करण तो हो ही नहीं सकता है ना, तो इसका मतलब है पहला आपका तो गलती हो गया, और यहाँ पर आपका डी भी आपको कोई मतलब ही नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पर सी होगा या आपका यहाँ पर कौन होगा, या तो आपका बी होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर पंडित कौन है? पंडित यहाँ पर कर्ता हो गया। पंडित क्या है? ये कर्ता है। दूध यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो इस कारण से आपको पता चल गया कि यहाँ पर कर्ता और कर्म दोनों एक साथ मिल गए, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो कर्ता और कर्म आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। जो आपका ज्ञा होता है इसे वर्णमाला में जो माना जाता है, क्या मानते हैं यहाँ पर? तो ज्ञा यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर में। चलिए जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देखिए ज्ञा जो आपका बनता है ये आपका संयुक्त होता है, मतलब कह सकते हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा। हमने बताया था वर्णमाला में आपके 4 व्यंजन होते हैं, छत्र, ज्ञा और परिश्रम वाला, जो आपके संयुक्त आपके व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? निम्न में किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए भाई, है ना, जल्दी जल्दी शेयर भी कर दिया करिए, और यहाँ पर लाइक भी कर दिया करिए सभी लोग, जैसे ही आप ज्वाइन हुआ करिए। चलिए तो देखो यहाँ पर बहुव्रीहि समास आपसे पूछा गया है, 5 नंबर में पूछा गया है। तो आपसे दिया गया है चौराहा। चौराहा मतलब क्या होता है? 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह मतलब चौराहा हो गया, है ना। ये तो आपका द्विग समास है। शताब्दी, 100 वर्षों को जो आपका होता है शताब्दी, मतलब ये भी आपका द्विग समास हो गया। यहाँ पर आपको दिया है पंसरी और आपका दिया है पंजाब। तो भाई पंजाब मतलब 5 नदियों का एक जो आपका कह सकते हैं आपका राज्य कौन है? तो आपका पंजाब हो जाएगा, जो कि एक विशेष अर्थ निकालता है। अब आपके दिमाग में यहाँ पर पसरी आ रहा है। पसरी क्या होता है? पसरी आपको बता दें, पसेरी आपने सुना है ना, पसेरी, पसेरी नाम सुना है? पसेरी क्या होता है? आपने तराजू देखा होगा, तराजू, तराजू में 5 किलो होता है ना, 5 किलो होता है, मतलब कह सकते हैं कि 5 किलो का जो बाट होता है उसे पसेरी बोलते हैं। ठीक है, इसके 5 पार्ट आपके किए जाते हैं, तो ये भी एक संख्यावाची हो गया। इस कारण से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पंजाब बन जाएगा। अब आपको समझ में हो गया, पसरी मतलब होता है पसेरी। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा गया है, किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है? किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है? प्रत्यय रूप में। तो चलिए 6 का जवाब देना है, काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए जवाब आने शुरू हो गए हैं। यहां पर आपका कुशल है, मृदुल है, विमल है, और आपका यहां पर रोमल दिया गया है। चलिए तो यहां पर आपका जवाब कौन सा बनेगा 6 नंबर में? तो देखिए 6 का ऑप्शन सी आ रहे हैं, ए आ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखो कुशल में यहाँ पर ला है, मृदुल में आपका ला है, यहाँ पर आपका ला है, मतलब रोम शब्द आपका है, मृद शब्द है, और आपका कुशल है ना। लेकिन यहाँ पर देखो विमल में, विमल में एक नाम होता है ना, मतलब तीनों शब्द से मतलब है, इनमें से अगर हटाएंगे तो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, विमल। ये ला प्रत्यय रूप में आपका नहीं है। ठीक है ना, ये तो पूरा पूरा नाम ही होता है ना, इस कारण से। अगला आपसे पूछा है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? 7 का जवाब देना है, और 7 के जवाब भी आने शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छे, यहाँ पर प्रयास काफी अच्छा प्रयास है, और काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है कि ऑप्शन आपके यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही है। एतयो मतलब क्या होता है? अतः धन एव, है ना। क्या बनेगा? अतः धन एव बनेगा, जो कि आपका विसर्ग संधि आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है? शब्दकोश में सर्वप्रथम आने वाला जो शब्द है वो आपका कौन सा है? तो देखिए यहां पर इन दोनों में देखा जाए, इन दोनों में जो आपका दिया है प्रकंप दिया है और प्रकीर्ण दिया है। फिर यहां पर आपका देखो, यहां पर अगर इसके हिसाब से देखा जाए पाका और पाका रा, मतलब ये जो आपका बाद में आएगा ये पहले आएगा, तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर आपका यहाँ पर ये होगा, और ये आपका कह सकते हैं सर्वप्रथम आने वाला जो शब्द है वो आपका कौन सा हो जाएगा?
तो आपका 8 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। इसका जवाब आपका बनेगा ए नंबर। यहाँ पर प्लाव हो जाएगा, प्लाव हो गया 1 नंबर में, फिर ये आपका हो जाएगा कौन सा 2 नंबर में, फिर इधर आपका यहाँ पर प्रकीर्ण वाला 3 नंबर, फिर आपका 4 नंबर। इस हिसाब से बनता है, मतलब अक्षरों के अकॉर्डिंग देखा जाता है कौन अक्षर आपका पहले आएगा, बस सिंपल सी बात है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। चलिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा। तो देखिए भाई यहाँ पर सुधार करिए, जल्दी से चिपकाइए कि जवाब कौन सा आपका हो जाएगा 9 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर आपका इच्छा दिया है, क्या आपने इच्छा इस प्रकार से पढ़ा है, नहीं इस प्रकार से नहीं पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, आपने इच्छा पढ़ा है इस प्रकार से, है ना, मतलब ये आपका गलत हो गया। आवाहन दिया है, आवाहन में आपने देखा होगा जो हा होता है, हा में कुछ इस प्रकार से ऐसा आपका बना हुआ होता है, हा में ऐसे होता है, ठीक है, हल्का सा, ये भी आपका गलत दिया गया है। श्रृंगार दिया है और आपका प्रत्युष दिया है, श्रृंगार दिया है और आपका प्रत्युष दिया है। यहाँ पर कह सकते हैं श्रृंगार, यहाँ पर श्रृंगार आपका कह सकते हैं श्रृंगार, श्रृंगार, तो श्रृंगार भी आपका सही लग रहा है ना। और आप प्रत्युष, प्रत्युष में क्या होता है, बड़ा ऊ होता है कि छोटा ऊ होता है, प्रत्युष मतलब छोटा ऊ आपका होता है, मतलब यहाँ पर आपका सी आपका हो जाएगा सी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है आपसे कौन, प्रत्युष, प्रत्युष नहीं होता है। यहाँ पर देखो 2 शब्द हमारे हिसाब से यहाँ पर देखो प्रत्युष दिया गया है तो बड़ा ऊ होता है, मतलब ये सही आपका शब्द है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें आपके 2 ऑप्शन है, यहाँ पर आपसे 2 ऑप्शन है, श्रृंगार और आपका प्रत्युष, 2 ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि आपका श्रृंगार भी सही आपका दिया है और प्रत्युष भी इस प्रकार से आपका दिया है। छोटा ऊ तो होता नहीं, बड़ा ऊ होता है, ठीक है। चलिए अगले पे स्कोर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से सकर्मक क्रिया आपकी कौन सी है। सकर्मक क्रिया आपसे पूछा गया है, सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो सकर्मक क्रिया मतलब होता है जो क्रिया कर्म के साथ पूरी होती है, कर्म के साथ। तो देखो यहाँ पर आपका जैसे हंसना है, हंसने में कोई कर्म होता है, नहीं होता है। यहाँ पर रोना कोई होता है, नहीं होता है। सोना क्या होता है, कोई क्रिया होती है क्या, क्या हंसता है कोई। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या हंसता है तो आप क्या जवाब दोगे, क्या सोता है, क्या आप जवाब दे पाओगे, क्या रोता है, क्या जवाब दे पाओगे, नहीं। क्या पढ़ता है तो आप बोलोगे कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा ना, मतलब कह सकते हैं ऑप्शन बी आपकी हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है, 11 का जवाब देना है। तो देखो आपका जवाब कौन सा बनेगा, अपने अपने पिंजरे, ये जो आपका किसका है, ऑप्शन बी। यहाँ पर बी हो जाएगा मोहनदास नैमिषारण्य, क्या है, मोहनदास नैमिषारण्य है। इन्होंने 1995 में ये अपनी आत्मकथा लिखा था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, इदनमम रचना किसकी है, इदनमम की रचना किसकी है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, इदनमम रचना किसकी है। चलिए तो 12 का जवाब देना है 12 नंबर में। तो इदनमम जो रचना है, ये रचना आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपकी पुष्पा मैत्री, मैत्री पुष्पा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मैत्री पुष्पा के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, क्या है भाई, तो ये आपका उपन्यास है, उपन्यास है, याद रखिए उपन्यास है आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरे दिए गए हैं, कह रहे डंके की चोट पर कहना, डंके की चोट पर कहना, यहाँ पर आपको 13 का जवाब देना है ना। डंके की चोट पर कहना, कह रहा है शोर शराबा करना, अस्वाभाविक बातें करना, सबके सामने घोषित करना, ऊंचे स्वर में चिल्लाना। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डंके की चोट पर कहना मतलब होता है सबके सामने घोषित करना, है ना। बोलते हैं हम डरते नहीं हैं, हम प्यार करते हैं, डरते नहीं है, बोलते हैं डंके के हिसाब से ज्यादा बोलते हैं, डरेंगे नहीं। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, सबके सामने घोषित करना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, 3-13 होना, 3-13 होना मतलब क्या होता है, 3-13 मतलब क्या होता है, ऑप्शन आपका 14 का जवाब देना है। चलिए 3-13 जवाब देना है, 3-13 मतलब, तो आपका जवाब यहाँ पर देखो, आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर आ रहा है, किसी का सी नंबर आ रहा है। चलिए फटाक से जवाब दीजिएगा कि 3-13 होना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भी आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं इस समय, 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो देखो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी नंबर, तितर बितर होना, तितर बितर। अगर आपके दिमाग में आया भाग जाना, अगर आपके दिमाग में आया भाग जाना, तो भाई भाग जाना मतलब होता है 9-2-11 होना, है ना, क्या होता है 9-2-11 होना, भाग जाना होता है। 3 तितर बितर, जो 3-13 होता है वो आपको होता है तितर बितर, ऑप्शन का यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, यहाँ पर जवाब दीजिएगा 15 नंबर में, खून पसीना एक करना। तो मतलब कि जवाब यह हुआ कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अत्यधिक श्रम करना, अत्यधिक श्रम करना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अत्यधिक श्रम करना, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका देखो ये जो आपके प्रश्न होते हैं थोड़ा सा लेंदी टाइप के होते हैं। ये आपका जो पहला है और आपका छठा स्थान बिल्कुल स्थिर होते हैं, या अलावा इधर उधर आपके होते हैं, है ना। 2 प्रश्न आपके दिए हैं, एक हम आपको बता देते हैं जल्दी से, और यहाँ पर दूसरा आपको बताना है। तो जैसे आपका पहला दिया गया है, नखधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, और फिर इसके बाद पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं।
अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर सकती है। ये भरा जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस वाले ग्राफ में जो दिया गया है वो दिया गया है कि मनुष्य जो पहले हुआ करता था, है ना, बहुत लाखों वर्ष पहले जो मनुष्य हुआ करता था, वो अपने दांत का प्रयोग, अपने नाखूनों का प्रयोग किसी न किसी रूप में क्या होना, चीरने फाड़ने में किया करता था। लेकिन अब भी देखा जाए तो अब भी मनुष्य कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 18 नंबर में, यार आपसे निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है। चलिए रसराज कहा जाता है, यहां पर पूछा गया रसराज किसे कहते हैं, तो यहां पर 18 का जवाब देना है। चलिए 18 नंबर में, तो 18 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका रसराज बोला जाता है श्रृंगार रस को, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, श्रृंगार रस को बोला जाता है रसराज कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी ए हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला है बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यहां पर जो अलंकार है वो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिएगा कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहां पर देखो उषा और नागरी मतलब उपमेय और उपमान एक साथ जब होते हैं तो हमने बताया था दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही आपके रूपक अलंकार होते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन आपका है या मुरलीधर की अर्धान धरी अर्धान धरौंधी, यहां पर आपसे पूछा है कि कौन सा अलंकार है। देखो आपका दिया है अधरान फिर अधरान, मतलब कह सकते हैं कि यहां पर देखो एक ही शब्द आपको रिपीट हो रहा है, जब ये रिपीट होता है तो आपका जवाब होगा पता है कि कौन सा, ऑप्शन बी यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा, यमक अलंकार बनेगा, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, कुछ आपके रचना और रचयिता आपको दिए गए हैं। कह रहा है गीतांजलि के रचयिता कौन है, गीतांजलि के रचयिता कौन है, गीतांजलि के रचयिता, गीतांजलि के रचयिता अगर आप बोलेंगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए भाई, गीतांजलि की रचना कौन से हैं। चलिए गीतांजलि के कौन से हैं, 21 को ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला पूछा गया है काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है, प्रबंध शिरोमणि की उपाधि जो दी गई है वो किसे दी गई है, प्रबंध शिरोमणि की जो आपकी दी गई उपाधि किसे दी गई है, तो 22 को ऑप्शन सी याद रखिए, मैथिली शरण गुप्त को, याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त को प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी है, मतलब अपने जीवन के बारे में, अपने मानवता के बारे में, अपने मानवता के बारे में अपने प्रौढ़ भावों की जो वाणी दिया है वो आपकी किस में दिया है, तो इनकी एक आपकी कृति थी आपकी प्रणय पत्रिका। ठीक है, प्रणय पत्रिका है। यहां पर ये नहीं पूछा है कि बच्चन जी किस कह सकते हैं किस रचना की वजह से उजागर हुए थे, यहां पर पूछा है कि अपने जीवन के बारे में, अपनी मानवता के प्रति अपने भावों को वाणी जो आपके दिया है किस कृति में, तो प्रणय पत्रिका हो जाएगा। 23 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीचे आपका दिया गया है कौन सा, कह रहा है जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन तैसी, है ना, तो यहां पर ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई, तो ये आपने कई बार आपने ये पंक्ति सुना होगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन तैसी, है ना, बहुत लोग उनके मुंह से आपने सुना होगा, है ना, जैसा बोलते हैं ना उनका जैसी उनका भावना होती है उसी के साथ उनका मतलब उसी प्रकार हो जाता है। जो बुरा सोचता है किसी के लिए उसके साथ बुरा ही होता है, अच्छा सोचता है तो अच्छा ही होता है ना। तो यहाँ पर आपका 24 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। ये तुलसीदास की है। ठीक है, तुलसीदास की है, ऑप्शन सी हो जाएगा तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कोकिल विद्यापति की पदावली में कौन सी भाषा मतलब रचा गया है, तो याद रखिए विद्यापति की पदावली, है ना, अगर आप एमए किए होंगे, एमए में भी आपको पूरी तरीके से पदावली के बारे में पूरी तरीके से बताया ही गया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं पदावली की जो भाषा है वो कैसी है, तो ये है आपकी मैथिली भाषा है। कैसी है, 25 का ऑप्शन ये हो जाएगा, मैथिली भाषा में आपका रचित किया गया है, जो कि विद्यापति की आपके यहाँ पर पदावली है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं जो कि आपका जीके का आपका टेस्ट आ गया है, कह रहा है निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं है। चलिए जीके में देखना है, जीके में देखिए कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है। तो देखिए आपसे दिया है किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो अगर आपको सूत्र आते हैं तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप अगर वो सूत्र नहीं आते हैं तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सूत्र क्या होता है, तो देखो हेमेटाइट का जो सूत्र होता है उसमें आप क्या होता है Fe2O3 होता है, मतलब O इसमें भी होता है। बाक्साइड वाला जो सूत्र होता है AnOH का होल्थाइड होता है, मतलब O इसमें भी होता है। क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3Al मतलब कह सकते हैं इसमें O नहीं होता है। वहीं कैल्साइट में आपका O होता है, CaCO3 होता है कैल्साइट, मतलब सी नंबर आपका हो जाएगा कि आपकी क्रायोलाइट में O आपका नहीं होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। ज्वालामुखी सक्रियता मतलब ज्वालामुखी अगर सक्रिय होता है ऐसी स्थिति में जो आपकी झील बन जाती है तो आपकी कौन सी होती है, तो आपका जवाब हो जाएगा ज्वालामुखी झील। क्या होती है, ज्वालामुखी झील। यहां पर पूछा गया है ज्वालामुखी सक्रियता
मतलब क्या हुआ, कोई ज्वालामुखी है, सक्रिय हो गया है, तो उसमें आपको लावा भरा होगा ना, लावा ही तो भरा होगा ना, इसलिए इसे बोला जाता है ज्वालामुखी झील। अगर ये झील आपकी समाप्त हो जाए, इसमें पानी भर जाए, तो वो आपकी कैसी हो जाती है, खारे पानी की झील बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्रेटर झील बोल दिया, क्रेटर झील बोल दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना, यहाँ पर ज्वालामुखी झील ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास किस नाम से जाने जाते हैं। चलिए भाई, उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास के मैदान, और आपको पता है शीतोष्ण क्यों लगाया गया है। जो आपका ग्लोब होता है, ग्लोब में आपकी एक बीच में रेखा होती है भूमध्य रेखा, ऊपर होती है आपकी कौन सी, कर्क रेखा, नीचे होती है मकर रेखा। तो ये वाला जो आपका एरिया होता है गर्म होता है, इसलिए बोलते हैं इसे उष्ण बोलते हैं। और यहाँ पर 66.5 के बीच जो आपका एरिया होता है वो क्या होता है, शीत होता है। मतलब शीत और उष्ण के बीच शीतोष्ण हो गया, अर्थात अमेरिका यहाँ पर लगभग पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपका घास का मैदान है वो आपकी कौन सी है, तो शीतोष्ण घास के मैदान है आपकी प्रेरी घास के मैदान, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रेरी घास के मैदान। ठीक है, अगला आपसे पूछा है नमक का रासायनिक नाम क्या है, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखिए, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, है ना, होता है, यही होता है कि नहीं, दूसरा होता है, यही होता है NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार जो दिया जाता है, मूर्ति देवी जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो देखिए 55 में अगर आप देखेंगे मूर्ति देवी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल सही है। यहां पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो यहां पर आपका जवाब कौन हो जाएगा, सी नंबर वाला, सी नंबर हो जाएगा, या आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए, तो मूर्ति देवी आपका होता है कौन सा भाई, पत्रकारिता में होता है, यहाँ पर सी हो जाएगा, पत्रकारिता में होता है, पत्रकारिता में होता है। और पत्रकारिता में जो दिया गया है 2019 में दिसंबर 6 दिसंबर 2019 को दिया गया था, यह आपके विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वें नंबर का दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं, 56 का जवाब दीजिएगा। चलिए, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष जो बांटे जाते हैं, कहां पर बांटे जाते हैं, तो आपके ऑप्शन राइट बी नंबर 10 दिसंबर को बांटे जाते हैं। कहां पर, तो आपकी स्टॉकहोम में, 10 दिसंबर को स्टॉकहोम का पड़ता है, तो आपकी स्वीडन में, ठीक कहां पड़ता है, स्वीडन में, तो स्वीडन में आपके हैं। यह पुरस्कार जो होता है वो आपके 6 क्षेत्रों में आपको दिया जाता है, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न आपसे अगला है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है। चलिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर आपसे कह रहा है लक्षद्वीप में कितने आपके यहां पर द्वीप समूह है। तो भारत में कह सकते हैं कि आपके जो कोरल द्वीप है या मूंगे की जो चट्टान है अपने भारत में, वो आपके कहां पर है, तो आपके लक्षद्वीप वाला एरिया है, उसी बोलते हैं मूंगे की चट्टान। जैसे आपके देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान बोला जाता है ना, वही चट्टान के हिसाब से मतलब कह सकते हैं जो आपका द्वीप है ये आपका लक्षद्वीप में है। तो यहां पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 36 में मात्र 10 द्वीप है जहां पर मनुष्य लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्षमता आयोग क्या है। तो एक परिभाषा है, डायरेक्ट आपको रटना पड़ेगा। क्षमता आयोग क्या होता है, तो क्षमता उपयोग से आशय होता है कि वर्तमान जो उत्पाद है, उत्पाद के लिए प्रयुक्त विद्यमान जो पूंजी है, पूंजी स्टॉक के समानुपाती माप से होता है। ऑप्शन इसका आपका सी हो जाएगा, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट डायरेक्ट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा है लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ, लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ, ये जो सिद्धांत दिया है, ये दिया है डाल्टन ने, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डाल्टन ने दिया है, डाल्टन ने, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। चलिए अगला आपसे पूछा गया है, संघ लोक सेवा आयोग को अपनी जो रिपोर्ट होती है वो प्रस्तुत किसको करनी होती है। जो संघ लोक सेवा आयोग के लोग होते हैं ना, वो अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करते हैं वो किसको देते हैं, तो वो आपकी रिपोर्ट जो होती है किसके लिए, तो आपका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। किसको आपको प्रस्तुत करते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। आर्टिकल 223, ठीक है, 323, आर्टिकल 323 के फर्स्ट में आपका दिया गया है, ठीक है ना, कि जो प्रतिवर्ष अपना जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को सौंपती है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, राज्यपाल जिसे हम गवर्नर भी बोलते हैं, इसके द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। तो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश होता है किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है। तो राज्यपाल कहाँ होते हैं, राज्यपाल राज्यों में होते हैं, और राज्यों में क्या होती है, विधानमंडल। क्या होती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विधानमंडल होती है, विधानमंडल। तो याद रखिएगा, कोई भी अध्यादेश होता है उसे 6 सप्ताह में, कितने सप्ताह में, तो 6 सप्ताह में पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, अनुमति आपकी हो जाएगी 6 सप्ताह में आपको हो जाना चाहिए। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, जब कोई आपकी कह सकते हैं जब चलता नहीं है ना, कह सकते हैं जब 6 महीना में होती है, अब अचानक किसी को बुलाना पड़ गया, वो अध्यादेश होता है। चलिए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहे हैं अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया। यह प्रश्न आपका हमेशा पूछा जाता है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो बंगाल में विद्रोह किया गया था ना, आनंद मठ में जो वर्णन किया है, वो कौन सा विद्रोह था। तो याद रखिएगा ये विद्रोह था आपका सन्यासी विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह था, तो आपका सन्यासी विद्रोह था। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, सॉरी हाँ, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। अगले प्रश्न का आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। दिल्ली सुल्तान का जो शासन था, ये जो प्रारंभ किया गया, ये कब प्रारंभ किया गया। अभी हाल ही में जो एनटीपीसी एग्जाम हुए थे, एनटीपीसी एग्जाम में पहले दिन आपका यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दिल्ली के सुल्तानों में शासनकाल जो आपका था कब से स्टार्ट हुआ था, 1206 ईस्वी से। ठीक है, 1206 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था ना, ऑप्शन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा 1206 से। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे 1206 से 1210 तक थे, है ना, और कह सकते हैं इनकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में, है ना, घोड़े में अर्थात चौगान खेलते समय। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, भारत के चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए 64 के जवाब आने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, लगभग सभी के जवाब आ रहे हैं। भारत में चमड़े की जो मुद्रा थी, वो मुद्रा जो चलाने का प्रतीक जो किया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर एक राइटर कहते हैं कि मुद्रा चलाने वाले या मुद्रा बनाने वाली जो आपके शासन थे, कौन थे, मतलब शासक थे, वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। मुद्रा बनाने या मुद्रा चलन वाले जो शासक कहा जाता है, इन्होंने अपनी कह सकते हैं अपनी जब तक ये रहे हैं तब तक कई मुद्राएं इन्होंने निर्मित किया था। चांदी की भी किया, तांबे की भी किया, चमड़े की भी किया, तो मुद्रा निर्माता इन्हें कहा जाता है, मुद्रा निर्माता। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा गया है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग होता है। भारत को जो राष्ट्रपति होता है वो किसका एक अभिन्न भाग होता है। हमने कई बार आपको बताया है कि जो आप कह सकते हैं क्या होता है, संसद। तो संसद में लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, लेकिन उनका जो मेन काम होता है, देखो संसद में लोकसभा और राज्यसभा जब पारित होता है कोई, तो मेन काम करता है राष्ट्रपति। इस कारण से यहाँ पर संसद का अभिन्न कौन हो जाता है, तो राष्ट्रपति भी होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति आपके हो जाते हैं। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्यों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा। कह रहा है पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए तो यहां पर आपसे कह रहा है पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है, किस प्रकार से भिन्न है। देखिए तो आपको बताते हैं पनामा नहर कहां है। पनामा नहर कहां है, तो पनामा नहर है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच को आपको मिलाती है पनामा नहर। यहां पर पहले बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर, तो इनको काटा गया, इसके कारण इसमें क्या हुआ, गेट लगाए गए, है ना, पानी रोकने के लिए इसमें गेट लगाए गए। लेकिन जो सुएज नहर है, सुएज नहर में गेट वगैरह नहीं है, तो वही आपका हो गया कि यहां पर ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा, ए नंबर, ये नंबर हो जाएगा। इसमें लॉक जलपास प्रणाली है, जो पनामा नहर है ना, उसमें लॉक जलपास प्रणाली है, यहां पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया है कि हमने क्या बताया, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में पहाड़ी एरिया था, मतलब यहां पर आने के लिए तो इन पहाड़ों को काटा, जब काटा गया तो पानी तो आ रहा है, लेकिन उनको रोकने के लिए लॉक, है ना, लॉक किया गया, इस कारण से आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया, स्किप नहीं करना भैया, स्किप नहीं करना, बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरी तरीके से हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर वह क्षेत्र जो किसी स्थूल 2000, देखो ये क्वेश्चन आपके 2008 में 2018 में पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में, है ना, तो बारे में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बहुत क्वेश्चन बनते हैं नए, तो उनको भी पढ़ना जरूरी है। चलिए कह रहा आपसे कि वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचना या रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है, यह कहलाता है, ये क्या कहलाता है, तो ये होता है शील्ड, मतलब ढाल। क्या होता है, शील्ड मतलब ढाल होता है। कोई भी क्षेत्र आपका स्थूल संरचना है, रूपांतर है, रूपांतर के प्रति प्रतिरोधी है, तो वो आपका होता है शील्ड जिसे बोलते हैं, या कह सकते हैं उसे ढाल कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला, आप हमें बताइए, आप बताइए जीवन कहां पर है, जीवन कहां पर है, जीवन कहां पर है। तो देखिए यहां पर जल मंडल है, यहां पर थल मंडल है, यहां पर स्थल मंडल है, तो जीवन मनुष्य कहां रहता है, इनमें से बताइए मनुष्य कहां रहेगा। मनुष्य रहता है इस कॉमन वाले एरिया में, कॉमन एरिया, और इस कॉमन एरिया को बोला जाता है जीव मंडल। क्यों, क्योंकि इस कॉमन वाले में क्या मिल रहा है, हवा भी मिल रही है, पानी भी है, और आपके यहाँ पर जल भी है, तो इस कारण ये जो बीच का एरिया निकलता है वही जीव मंडल होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपसे यहाँ पर पूछा गया है, राइजोबियम किसका एक प्रकार है। राइजोबियम आपने देखा होगा, आपने देखा मटर की जो जड़ें होती हैं या मूंग की जो जड़ें होती हैं, मूंग को कतरा देते हैं खेत में कि उसमें नाइट्रोजन की अधिकता बहुत होती है, तो इस कारण से याद रखिएगा कि जो राइजोबियम होते हैं, राइजोबियम है ना, ये आपके क्या होते हैं, तो ये एक होते हैं बैक्टीरिया कह सकते हैं, सहजीवी, बैक्टीरिया कह सकते हैं, सहजीवी होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी बनेगा, सहजीवी जीवाणु जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था।
तो अगर आपको पता है कि नर्मदा नदी के किनारे यहां पर हर्षवर्धन को खदेड़ दिया था, किसने? पुलकेशन द्वितीय ने खदेड़ दिया था, है ना। पराजय जो हर्षवर्धन की हुई थी किसके द्वारा? पुलकेशन द्वितीय के द्वारा। तो यहां पर ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर, पुलकेशन द्वितीय। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है? पसंद आ रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है और लग रहा है कि कम समय में बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, है ना, सर भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, डेली कर दिया करिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कह रहे लोक नृत्य नहीं है, तो चारुकुला भी है और ददरा भी है, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया नहीं है ना। मुरिया ये आपका नहीं है, आपने पढ़ा भी है, कई बार हमने आपको पढ़ाया भी, मुरिया यहाँ का नहीं है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और झारखंड सुनाओ, झारखंड का है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन अनुषंगी नगर है? कौन अनुषंगी नगर है? अनुषंगी नगर क्या होता है? तो देखिए, अनुषंगी नगर है कौन? तो इसका जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी है, गाजियाबाद। अब ये अनुषंगी नगर क्या है, तो इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई शहर है, इस शहर में क्या होता है, कोई फैक्ट्री है, कोई चीजें हैं, अगर कोई दूसरा आपका शहर इस पर निर्भर होता है, इस पर काफी हद तरीके से निर्भर होता है, तो उसे अनुषंगी नगर कह दिया जाता है, ठीक है। तो कई शहर आपके ऐसे हैं जो आपकी गाजियाबाद से क्या है, यहाँ पर निर्भर है। जैसे बहुत ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं गाजियाबाद में, तो दूसरे शहर में जाते हैं ना प्रोडक्ट, इस कारण से इसे बोलते हैं अनुषंगी नगर। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट किस नगर में स्थित है? चलिए, तो आगरा जो लोग रह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, जो आगरा में है। आगरा वाले जानते होंगे कहां पर है आपके, तो आगरा में है। ऑप्शन कहां पर ये हो जाएगा? आगरा में हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर है? तो पहला पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार, जो कि आपके कहां पर है, तो आपके उन्नाव जनपद में है। उन्नाव जनपद में है नवाबगंज पश्चिम बिहार। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? चंद्रशेखर, है ना, आजाद चंद्रशेखर पश्चिम बिहार आपका हो गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहां पर की जा रही है? यहां पर 75 का जवाब क्या हो जाएगा? 75 नंबर में। चलिए, 75 का जवाब लगभग सभी का आ चुका है, लेकिन जो ऑफलाइन देखेंगे, जो ऑफलाइन वीडियो देखेंगे, वो लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा, है ना। इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका सरल भी है, हमने बताया भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, SGSY का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ पर 98 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसको हमने कल करवा दिया था शायद, है ना, जो कि 1 अप्रैल 1999 में ये आपकी परियोजना आपकी शुरू की गई थी, योजना, है ना, गांव के विकास के लिए इसकी शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? चलिए, ये प्रश्न आपका आया है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। चलिए, यहाँ पर 99 और जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, इसका जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा विश्व जो दिया गया है विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योग। चलिए, भदोही तो ऑप्शन में आपको दिया नहीं है, भदोही तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो सिंपल से जवाब किसको लगाएंगे? मिर्जापुर को लगाएंगे, ठीक है ना। जब अगर आपको न मिले तो आपको मिर्जापुर लगाना है। क्यों? क्योंकि जो कालीन और दरियां बनती हैं, है ना, इनका काम जो होता है मिर्जापुर, भदोही, मथुरा, बरेली, आगरा, सीतापुर, अलीगढ़, ऐसी जगह की होती है, लेकिन मैक्सिमम जो आपका होता है कहां पर? तो आपके यहाँ पर भदोही, भदोही के बाद आपका मिर्जापुर होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर आपसे, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 था, लेकिन 2011 में कितना हो गया? देखो, 2001 में 898 था, लेकिन भाई साहब 2011 में जो परिवर्तन हुआ, कितना मेहनत हुआ, है ना, कितना यहाँ पर कह सकते हैं प्रोडक्शन हुआ, या कितने कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि हुई, वो आपकी कितनी हो गई? तो आपका 2011 के अकॉर्डिंग जो आपकी हुई 912 हो गई। मतलब कह सकते हैं काफी हद तक देखा जाए कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 912 हो गया। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मिलें जो आपकी हैं वो आपकी किसकी हैं? सर्वाधिक मिलें किसकी आपकी हैं? सर्वाधिक मिलें जो आपकी हैं कहां पर आपकी हैं भाई? तो आपका जवाब आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर चीनी मिले हैं, है ना। यहाँ पर लॉक करते हैं आंसर डी को, चीनी मिल हैं। और आप कह सकते हैं कि सर्वप्रथम अंग्रेजों के जमाने में 1903 ईस्वी को आपके प्रतापगढ़ के देवरिया में पहली आपकी भारत की मिल स्थापित की गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि बीपीएल सूचियों से छटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ हुई? मतलब कह सकते हैं बीपीएल परिवार के जो सूची में थे, वो कह सकते हैं उस सूची में जो लोग नहीं आ पाए, उनसे छट गए, उनके लिए लाभ पहुंचाने के लिए एक योजना और आपकी शुरुआत की गई। उसके लिए आपकी योजना जो आपकी थी वो आपकी कौन सी योजना थी? उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये आपकी थी समाजवादी पेंशन की स्कीम, ठीक है। कौन थी भाई? तो आपकी समाजवादी पेंशन आपकी स्कीम थी, इसे लागू की गई थी, समाजवादी सरकार के द्वारा आपकी शुरू की गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। मतलब अधीनस्थ होता है क्या कि जब कोई एक न्यायालय में लोड ज्यादा पड़ जाए, जब लोड ज्यादा पड़ जाता है तो उसके अधीन एक और कार्य करने लगता है ना, उसके लोड को कम करने के लिए। जैसे आपने बंदरगाह पे पढ़ा होगा है ना, ये बड़े बंदरगाह होते हैं उनको कम करने के लिए दूसरा ऐड कर देते हैं, वही आपका दिया है। तो ये जो आपका कौन सा भाई, तो आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, यहाँ पर इटावा जिला न्यायालय। ठीक है, इटावा जिला न्यायालय है, ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा इटावा आपका न्यायालय। ठीक है ना, और इसका आपका अन्य जो आपका कहाँ पर है, तो आपकी कानपुर आपका है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या कह रहा आपसे कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। तो देखिए भाई यहाँ पर दिया है ब्रिटिश दौरान, तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं ब्रिटिश के समय की बात हो रही है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ब्रिटिश के समय हम लोग बोल सकते हैं पटवारी। अब पटवारी तो आपका भाई उस समय पटवारी चलते थे ना, बोलो पटवारी आए है ना, लेकिन भाई पटवारी नहीं है तो हम लोग जवाब किसको देंगे, यहाँ पर लेखपाल को देंगे। अब लेखपाल को ही जवाब देना है क्योंकि पटवारी बराबर लेखपाल के यूपी में बोला जाता है लेखपाल बोला जाता है, राजस्थान में उन्हें पटवारी बोला जाता है। बस बात तो आपकी वही है, पहले पटवारी के नाम से ही जानते थे, अब इन्हें लेखपाल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जो आपकी सीटें हैं वो आपकी कितनी है राज्यसभा में, 105 नंबर आपको जवाब देना है। 105 की जवाब आप दे सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में राज्यसभा से जो सीटें हैं वो आपकी कितनी है, तो आपकी 31 हैं। कितनी है भाई, 31 हैं। राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपको 30 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। 30 वर्ष अगर आप बन सकते हैं तो आसानी से राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। और अगर मान लो अगर आप खेल के क्षेत्र में जाते हैं, अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तब भी उठाकर आपको राष्ट्रपति भी उठाकर रख सकते हैं, है ना। तो अच्छा काम करिए, किसी भी क्षेत्र में काम करिए, आप आसानी से बन सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर बन गए, है ना, सचिन तेंदुलकर बन गए, उन्होंने चाहे राजनेता आए, मतलब नेतागिरी करना है चाहे ना आए, उनको बनना है ना। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका डी हो जाएगा 31। नेक्स्ट प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा है कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों जो कि रोहेलखंड और ऊपर दोहा में बोली जाती है। देखिए समय देखिए कहां पर, मतलब लोकेशन देखिए, लोकेशन आपका दिया है रोहेलखंड, है ना, रोहेलखंड, और आपके ऊपरी दोआब में जो आपकी बोली जाती है वो आपकी कौन सी बोली बोली जाती है। सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जो कि लेखपाल में, और आपकी जो भर्ती आने वाली है वो आपके राजस्व लेखपाल की शायद आपको देखने को मिलेगी, है ना, जो आपकी भर्ती देखने को मिलेगी, जो आपकी राजस्व लेखपाल की भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका जवाब हो जाएगा 106 का ऑप्शन आपका बी। यहाँ पर आपका खड़ी बोली है, ये खड़ी बोली है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा, खड़ी बोली आपकी होती है। ठीक है ना, जो जैसे आपने फर्रुखाबाद सुना है ना, फर्रुखाबाद, आपके बरेली, रामपुर, है ना, ये आपके क्षेत्र होते हैं जो आपके रोहेलखंड में आपके आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर दिया गया है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, 107 नंबर आपको जवाब देना है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो आपकी होती है पंचायत समिति, है ना। गांव की तो बात हो नहीं रही है, तहसील स्तर की बात कर रहा है, और तहसील स्तर की बात कर रहा है तो हम लोग किसको देंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर पंचायत समिति, है ना। अगर ग्राम स्तर की बात करते तो हम लोग यहाँ पर दूसरे में आते, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। देखिए 2011 के अनुसार से पूछा गया है, और सही जवाब आपको क्या हो जाएगा, 108 नंबर। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, हमने इसके पहले आपको बताया भी था। सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखो, कह रहे हैं ट्रिपल सी जरूरी है क्या। कुछ लोग कहते हैं सर ट्रिपल सी जरूरी क्या है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ऑफलाइन जो लोग देखते हैं उसका जवाब दीजिएगा, जो लोग ऑनलाइन है वो लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, ट्रिपल सी आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी कर लीजिए, है ना, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग भी ट्रिपल सी कर लीजिए, जिन लोगों ने कर दिया है तो अच्छी बात है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रसाद से पूछा गया है। चलिए यहाँ पर कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई श्री रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो कितने रुपए के अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। हमने इसको पिछले वीडियो में बताया था, कि पहले जो आपकी 29 रुपए थी, इसके बाद कह सकते हैं श्री रंगराजन की कमेटी आई, उन्होंने कहा नहीं भाई थोड़ा सा महंगाई बढ़ गई है। 2014 में रंगराजन आए, उन्होंने कहा नहीं भाई आपके यहाँ पर महंगाई बढ़ गई है, अब 29 रुपए को बढ़ाइए भगाइए, अब नया लाइए कितना 32 रुपया। तो यहाँ पर याद रखिए, श्री रंगराजन समेत कमेटी के अनुसार उन्होंने 2014 में लिया कि जो 32 रुपए लोग डेली खर्चा कर देते हैं, वो लोग जो डेली खर्चा कर देते हैं वो गरीब नहीं माने जाएंगे, वो गरीब नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 32 रुपए। ठीक है, 32 रुपए आपका हो जाएगा। और शहर वाले अगर 47 रुपया, अगर शहर वाले 47 रुपया खर्चा करते हैं तो मान लो वो गरीब नहीं है, और हमें लगता है आजकल तो जो भिखारी होते हैं वो भी खर्चा कर देते हैं, तो क्या वो भिखारी गरीब हो गए, नहीं, है ना। तो 47 रुपया आपको सिटी वाले होते हैं 47 रुपया, और गांव वाले होते हैं 32 रुपया, 2014 के अकॉर्डिंग आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? पीतल उत्पाद जो आपका है, पीतल उत्पाद का जो आपका है, यहां पर आप बताइए पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात, निर्यात जो आपका होता है कहां से होता है? 110 नंबर। तो पीतल की अगर बात करें तो आपके दिमाग में घूमना चाहिए क्या? मुरादाबाद, है ना, पीतल नगरी मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद, ये आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे बोन ज्वेलर्स हो गया, आभूषण हो गया, ये आपके यहाँ से आपके संबंधित है। वाराणसी में क्या होता है भाई? वाराणसी में क्या होता है? तो वाराणसी में जो आपका होता है जैसे रेशम, ऊनी, हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने, ये आपको वाराणसी मिलते हैं। कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में चमड़ा उत्पादन, सॉफ्टवेयर, रसायन, हैंडलूम, ये आपको मिलते हैं। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में क्या होता है? तो आपके यहाँ पर पेंटिंग वगैरह होते हैं, फ्लोरिकल्चर होता है, आयुर्वेदिक आपको हो गया, हर्बल औषधियाँ, ये सब आपको मिलते हैं लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नहीं तो आप लोग भी वैध बन जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभक्त है? तो भाई इसे तो हमको लगता है जैसे जैसे बच्चा आपको स्टार्टिंग होती है तभी आपको पता कर सकता है कि आपके जवाब कितना है। तो आपको 75 हो जाएगा यहां पर, बिना ही किसी विरोध के आंसर आपका आ गया 75। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, मतलब मैक्सिमम फोकस करना है किस पर? आपके यहाँ पर योजनाओं में। अगर आपको योजनाएं आ गई, समझिए यहाँ पर आपकी लेखपाल निकल गया अगर आपकी ग्रामीण परिवेश से है ना। तो यहाँ पर याद रखिए विशेष अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, जो कि आपका AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कम से कम होनी चाहिए, है ना। तो यह नहीं होनी चाहिए, कम से कम नहीं होनी चाहिए, 112 नंबर। तो आपका जवाब का डी हो जाएगा यहाँ पर आपका जो दिया गया है 50,000, ठीक है। कितना भी? तो आपका 50,000 से कम आपका नहीं होना चाहिए। ये जो कह सकते हैं ग्रामीण में जो पलायन कर रहे हैं, ग्रामीणों के पलायन को रोका जाता है इसके माध्यम से। जो ग्रामीण लोग हैं बाहर भगते हैं, उनके पलायन को रोकने के लिए ये आपकी 1991 में शुरुआत की गई थी। 1991 में शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधन आवश्यकताओं को देखते हुए आपकी योजनाओं का निर्माण करना, विस्तार करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार देना, अवसर उपलब्ध कराना, ये इसका आपका एसटी योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने के लिए पहल की गई। मतलब कह सकते हैं कि ये कुशल प्रणाली कार्य करती रहे, जो कि आपका केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने के लिए ये आपकी पहल की शुरुआत की गई थी। कौन सी पहल है यहाँ पर? कौन सी पहल हो जाएगी? तो ऑप्शन आपका जवाब आपका बनेगा डी, यह है राष्ट्रीय सूचना केंद्र, ठीक है। राष्ट्रीय सूचना केंद्र यहाँ पर भरेंगे कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने के लिए यह पहल की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है यार आपसे यहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखो ऐसा नहीं है कि अगर रेलवे नाम आ गया तो सोचो कि नहीं ये तो भाई NTPC में आ गए, ग्रुप डी में आ गए, नहीं भैया उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में ही आपका है, ठीक है ना, और कहीं नहीं जाना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है आपसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर मध्य रेलवे, तो उत्तर मध्य रेलवे की बात करता है तो ऑप्शन आपको जाना है बी, यहाँ पर इलाहाबाद में जाना है, ठीक है। इलाहाबाद आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी, इलाहाबाद, ये कह सकते हैं वर्तमान में प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? भारत में स्थित विश्व के किस शहर को यहाँ पर सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो याद रखिएगा 2015 में लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन बी यहाँ पर वाराणसी आपका राइट आंसर आपको आ जाएगा, वाराणसी, ठीक है ना। और इसको भारत की आध्यात्मिक, देखिए याद रखिए भारत की आध्यात्मिक राजधानी किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की आध्यात्मिक राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी अगर पूछे कि आपकी कौन सी है तो आध्यात्मिक राजधानी कौन सी है तो आपकी वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जो जिले हैं वो आपके कौन से? 116 नंबर। तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले जो आपके हो जाएंगे वो आपके यहाँ पर देखो कानपुर होता है और आगरा होता है, कानपुर है और आगरा है, तो यहाँ पर जवाब दे सकते हैं कानपुर और आगरा हो गया, ये नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है यार आपसे अगला, हाँ देखिए किसी का जवाब आया है औद्योगिक जो आपकी है, औद्योगिक की राजधानी आपकी कानपुर, जो कि जवाब बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा आवास योजना, IAB जो एक केंद्र समर्पित योजना है, मतलब कह सकते हैं जो आपकी इंदिरा आवास योजना है ना, ये केंद्र के द्वारा चलाई गई आपकी योजना है। इसमें राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? मतलब योजना चलाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं सरकार को भी, जो राज्य सरकार है वो भी इसमें भागीदार होगी, वो भी इसमें पैसा लगाएगी, लेकिन कितना परसेंट इसका बंटवारा किया गया, इसका अनुपात किया गया। ये अनुपात कितना किया गया? तो ये अनुपात था कि राज्य सरकार करेगी 25%, तो केंद्र सरकार करेगी 75%, और इसका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, 75:25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? भू कृषि का रिकॉर्ड, जो भू कृषि का रिकॉर्ड रखता है, जो भू कृषि का रिकॉर्ड रखता है वो कौन रखता है? भू कृषि का रिकॉर्ड जो रखता है वो कौन रखता है? तो इसे बोलते हैं गिरदावरी, इसे बोलते हैं गिरदावरी बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, गिरदावरी होता है। क्या होता है? गिरदावरी जो आपका है ये आपका होता है भू कृषि का रिकॉर्ड रखना, ये आपको गिरदावरी कहलाता है,
ठीक है ना। और यह एक प्रकार का फसल सर्वे है जो साल में 2 बार होता है। याद रखिए, फसल का जो सर्वे होता है साल में 2 बार किया जाता है। अब यहाँ पर आपको दिमाग में आ रहा है खतौनी क्या है ना, दिमाग में भी तो आना चाहिए कि खतौनी क्या है। तो खतौनी क्या होती है, एक किसान के पास कुल कितनी भूमि है, इसका इंद्राज्य खतौनी में ही होता है कि किसान के पास कितनी खेत है, इसका जो वर्णन होता है आपकी खतौनी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है। एक बिस्वा का एक बीघा से अनुपात क्या है, यहाँ पर बताइए भाई। एक बिस्वा का एक बीघे से क्या अनुपात है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, एक बीघा हम यहाँ पर बना लेते हैं, एक बीघा। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक बीघा में एक बिस्वा कितना होता है ना। या एक बीघे में बिस्वा की बात कर दो तो बिस्वा आपके होते हैं 20, तो इसका एक कोना ले लेंगे, एक कोना ले लेंगे, है ना। कुल मिला के इस वाले बॉक्स में 20 बन जाएंगे। अगर 20 बिस्वा मिला दिया जाए तो यहाँ पर एक बीघा आपका बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा, एक बिस्वा हो जाएगा, एक बिस्वा हो जाएगा। ऑप्शन आपका जवाब कौन सा जाएगा, यहाँ पर आपका डी बनेगा। मतलब 20 बिस्वा में एक बीघा होता है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्या है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, 120 का जवाब दीजिए कि 1 एकड़ बराबर कितने वर्ग गज के बराबर होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और इसका भी जवाब आप लोग दे सकते हैं क्योंकि बहुत बार आपने पढ़ा भी है ना। चलिए बहुत अच्छे, कुछ लोगों के जवाब आ चुके हैं जो लगातार क्लासे ले रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है, 4840। ठीक है, कितना होता है, 1 एकड़ में कितना वर्गज होता है, तो 4840 वर्गज होता है। अगर पूछे कि एक बीघा बराबर होता है आपका 300 आपके 25 वर्गज होता है। ये होता है कितना, एक बीघा बराबर होता है। ये जो ऑप्शन दिया गया है ना, ये जो दिया गया है वो एक बीघा का दिया गया है, एक बीघा का दिया गया है। ठीक है ना। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया है NREGP का पूर्ण रूप क्या है। ये सभी योजनाएं हैं, ये सभी क्या हैं, योजनाएं हैं। इनको पढ़ना पड़ेगा, है ना। जब पढ़ेंगे तभी आप बढ़ेंगे। याद रखिए, NREGP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो आपके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने किया था, कब किया था, तो 2 फरवरी। ठीक है, कब किया था, 2 फरवरी। और कब, तो आपके 2006 को किया था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के यहाँ पर कह सकते हैं बंदापल्ली गांव से शुरुआत की गई थी, है ना। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाँ 2009 में क्या हुआ गया था, 2009 में इसका नाम परिवर्तन हुआ था और मनरेगा कर दिया गया था। 2009 में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया और फिर इसके बाद बोला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अर्थात तो मनरेगा नाम रख दिया था, है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए। ठीक है, ये उस समय का मानक आपका था। ठीक है ना, कि 10 लाख जनसंख्या वाला अगर जिला है कोई, तो कम से कम कितने बिस्तर होना आवश्यक है, तो आपके कम से कम आपके 300 बेड होने आपके अनिवार्य हैं। ठीक है, 300 बेड होने अनिवार्य हैं। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी, 300 बेड होना आपके अनिवार्य हैं, होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया किसके लिए, तो आपके भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार ये आपकी मानक प्रणाली आपकी रख दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर, है ना, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो 123 का ऑप्शन का बी बनेगा, बट्टा। ठीक है, क्या बनेगा, बट्टा हो जाएगा। इसका जवाब का बी हो जाएगा, बट्टा। बट्टा प्रोत्साहित दिया जाता है इस योजना के लिए, बट्टा का प्रोत्साहित होता है। ऑप्शन आपका बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है, जवाब बनेगा कौन सा, बी, यहाँ पर गन्ना हो जाएगा। ठीक है ना, गन्ना हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बनेगा, गन्ना। कह रहा है एक ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। जिन्हें पंच कहा जाता है तो कह सकते हैं 7 से लेकर 17 तक आपके होते हैं, 7 से लेकर 17 तक आपके होते हैं। यहां पर ऑप्शन आपका बी बनेगा, 7 से 17 तक आपके होते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। बताइए भाई, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, 126 नंबर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात किया है और नियुक्ति की बात किया है, तो यहाँ पर सिंपल सी जवाब आप दे सकते हैं, सोते हुए जवाब दे सकते हैं कि आपकी नियुक्ति जो करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बहुत लोग बावले वैसे होंगे,
बहुत ऐसे बावले लोग होंगे, कहेंगे भैया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं, नियुक्ति की बात किया है ना, नियुक्ति की बात किया है। लेकिन अगर शपथ ग्रहण की बात करें, शपथ ग्रहण की बात करें तो राज्य का राज्यपाल करता है, राज्य का राज्यपाल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक अर्थात मीटिंग होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक अर्थात मीटिंग होनी चाहिए। यहां पर जवाब क्या बनेगा, तो 127 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। यहां पर 2 होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो 2 बैठक आपकी होनी चाहिए। आम बैठक आपकी 2 ही होती हैं, है ना। एक बैठक आपकी रबी फसल कटने के बाद होती है और दूसरी आपकी होती है खरीफ फसल कटने के बाद होती है। ये 2 तो आपकी है, न्यूनतम 2 आपकी होती हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो और बुलाया जा सकता है। न्यूनतम 2 ही होती हैं, लेकिन जरूरत पड़ गई तो और बुला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। अगर उस व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनना है, भाई साहब कितनी उम्र होनी चाहिए, तो यहां पर कह सकते हैं कि आपका 128 का ऑप्शन आपका बनेगा। यहां पर राइट आंसर आपका कौन सा, यहां पर ये हो जाएगा 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो आपके 21 वर्ष होना चाहिए। यहां पर राइट आंसर आपका यहां पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। और मत देने का अधिकार तो बावले को भी पता होगा, बहुत ही बावला होगा वही बता देगा कि वोट देने का अधिकार 18 वर्ष है ना। इंतजार करता है कि पहला वोट किसको देंगे, वो जैसे 18 वर्ष का हो गया, वोटर आईडी बन गई, कहता अब देखेंगे किसकी किस्मत चमक रही है और हमारी इस वोट के माध्यम से कौन बनेगा, है ना। चलिए कह रहा आपसे यहां पर कि भूमि की पैमाइश अर्थात नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है। भूमि नापने का कार्य कौन करता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए भूमि मापने का कौन कार्य करेगा, पागल, ये शिक्षा विभाग करने लगेगा, चिकित्सा विभाग करेगा, या भू प्रबंधन विभाग करेगा, या राजस्व विभाग। तो भैया राजस्व विभाग पैसा कौन लेंगे, पैसा कौन लेंगे, लेखपाल तो लेंगे फिर उस समय, है ना। कहेंगे लेखपाल को 10 लाख पकड़ाए दो, है ना, और ये वाला जो एरिया है सब अपने नाम कर लो, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन आपका सी राजस्व विभाग करेगा, ठीक है। कौन करेगा, राजस्व विभाग करता है, राजस्व विभाग लेखपाल एवं कानूनगो के माध्यम से, ठीक है। किसके माध्यम से, लेखपाल और कानूनगो के माध्यम से होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब भी क्या होता है, एक ये भी पॉइंट होता है, जब किसी एक सेंटर बनता है, जैसे हाई स्कूल का हो या इंटर का हो, अगर सेंटर बनना होता है स्कूल में, क्या होता है कि उसके पहले मतलब इस समय जैसे पेपर फरवरी में होंगे तो इसके पहले क्या होते हैं, स्कूल में लेखपाल जाएंगे, कानूनगो जाएंगे, तहसीलदार जाएंगे, ये 3 लोग लगभग जाते हैं। वैसे लेखपाल और कानूनगो से आप कह सकते हैं हो जाता है काम। वो पहले चेक करेंगे कितने कमरा है, स्कूल सही है कि नहीं है, तो ये आपका करते हैं, ये काम पहले होता है, तब उनको एग्जाम सेंटर बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि बस एग्जाम सेंटर बना दो हट दो, है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न से पूछा गया है भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला जो टैक्स होता है कौन सा होता है। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला जो टैक्स होता है वो आपको कौन सा होता है। ये टैक्स होता है कौन सा होता है, इसे बोलते हैं लगान। क्या बोलते हैं भाई, लगान। एक मूवी देखा है भाई, एक लगान मूवी देखा है ना। लगान मूवी आपने देखा होगा आमिर खान की, है ना। आमिर खान की मूवी आपने देखा होगा लगान, है ना। तो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है जमाबंदी तैयारी की जाती है, जमाबंदी तैयार की जाती है, यहाँ पर होना चाहिए तैयार, है ना। जमाबंदी तैयार की जाती है कितने प्रतिलिपियों में, उसकी कॉपी कितनी बनाई जाती हैं, कितनी कॉपी आपकी होती हैं, तो 2 कॉपियां होती हैं। कितनी होती हैं, 2 कॉपियां होती हैं, 2 प्रतियों में आपकी की जाती है। जमाबंदी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। एक होती यह अभिलेख के अधिकार से संबंधित होती है, मतलब अभिलेख है उसके अधिकार से संबंधित होती है, जो भूमि अभिलेख को स्पर्श करता है, और इसकी व्यवस्था तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसकी 2 प्रतिलिपियां होती हैं, एक सरकार के पास होती है, दूसरी पटवारी के पास, मतलब एक सरकार के पास होती है और एक होती है पटवारी के पास। 2 प्रतिलिपियां आपकी इसकी होती हैं, ठीक है। और 2 4 5 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म ही कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न से पूछा है कि एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होती है। अगर एक खेत की अगर माप करना है, उसकी सर्वोत्तम विधि जो आपकी होगी वो आपकी कौन सी विधि होगी, तो ये आपकी होती है जरीब द्वारा। किसके द्वारा करते हैं भाई, तो जरीब के द्वारा तो करेंगे ना, जरीब के द्वारा तो करेंगे ना। तो जरीब जो आपकी होती है 55 गज की होती है, जरीब जो आपकी होती है वो आपकी 55 गज की होती है, ठीक है। 55 गज की होती है, ठीक है ना। और एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा भी कहते हैं, एक अगर वो हो गया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर जरीब। इसकी कई प्रकार की आती हैं, जरीब की भी प्रकार भी आपकी आती हैं, छोटी भी होती है बड़ी भी होती है। लगभग एक स्टैंडर्ड जो आपकी होती है वो 55 गज होती है। कह रहा है कुटीर ज्योति योजना, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना से संबंधित जो आपका कार्यक्रम है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर बता, ये 37 नंबर। कुटीर ज्योति योजना संबंधित जो आपका कार्यक्रम है वो आपका कौन सा है। तो कुटीर वाले में क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ठीक है। जो ग्रामीण क्षेत्र में है, बहुत गरीब है ना, उनको क्या विद्युत उपलब्ध कराना, ये थी कुटीर ज्योति योजना आपका कार्यक्रम। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपसे यहाँ पर कि पूसा बोल्ड किस्म है, पूसा बोल्ड किस्म है किसकी है।
पूसा बोल्ड जो किस्म है वो आपकी किस्मी है, तो यहाँ पर पूसा बोल्ड किस्म जो आपकी है ये आपकी है सरसों की। किसकी है भाई? तो आपकी पूसा बोल्ड सरसों की एक प्रजाति है। सरसों की और भी प्रजाति होती हैं, पूसा वराग्नि होती है, पूसा वरानी होती है, पूसा वर्णा होती है, पूसा महक होती है ना, पूसा अग्रणी, है ना, हर एक में पूसा आपका लगा होता है ना। पूसा बोल्ड भी है, पूसा वरानी भी है, वरानी भी होती है, पूसा वरानी भी होती है, पूसा वरुणा भी होती है, पूसा वर्णा भी होती है, पूसा महक भी होती है, पूसा महक भी होती है, पूसा अग्रणी भी होती है, अग्रणी भी होती है। ये इनकी प्रजातियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यार आपसे यहाँ पर, नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है ये आपका है क्या? देखो नाबार्ड के नाम ने आपने सुना होगा, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना आपकी कब हुई थी? ये डेट हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा कि 12 जुलाई, ठीक है। इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी ये आपकी हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 1982 को है क्या? तो ये एक बैंक है, ठीक है। ये क्या है? जो कृषि एवं ग्रामीण से संबंधित जिस वित्तीय संस्था है ये एक कह सकते हैं आपकी क्या है? तो आपकी एक बैंक है। ऑप्शन आपका डी बनेगा, बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? बताइए भाई, कह रहा है देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कौन सा है? देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कौन सा है? 140 नंबर आपसे पूछा है। तो ये जो आपका कौन सा है? पंतनगर, ठीक है। कौन सा है भाई? इसको ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। ये आपका पंतनगर है, पंतनगर जो उत्तराखंड में है, ठीक है। कहां पर भाई? तो आपके उत्तराखंड में आपके स्थित है और इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई थी और वर्ष 1992 में इस विद्यालय का नाम बदल दिया गया है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। याद रखिए 1992 में इसका नाम चेंज हो गया है। हो गया क्या? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है यार आपसे यहाँ पर, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? भारत की खाद्यान्न फसल आपकी कौन सी है? बस थोड़े ही क्वेश्चन और आपके बच्चे हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भाई खाद्य फसल है ना, तो बताइए भाई कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर 141 का जवाब दीजिएगा। चलिए 141 जवाब यहां पर जवाब देना है। यहां पर जवाब आ रहे हैं चावल, और भी आपके आ रहे हैं। भाई 2-3 क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, परेशान मत होइए। यहां पर देखो कोई बोल रहा है आलू बोल रहा है, भाई आलू खा खा के जिंदा रह जाओगे क्या? भारत की बात किया है, भारत की बात किया है, भारत का यहाँ पर चावल। याद रखिए चावल को लगा देना, गेहूं को मत लगा देना। गेहूं लगा दोगे तो सपने में भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, चावल ही होती है, चावल ही सबसे ज्यादा खपत होती है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, और चावल की भरमार कौन करते हैं? लड़कियां करती है ना, लड़कियां चावल ही खाती हैं, रोटी बहुत कम खाएंगी, चावल खाती रहेंगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, ताकि दांत आतना टूटे, दांत बराबर रहे, दांत टेढ़े मेढ़े ना हो, इसलिए वो कहती हैं चावल है दे दो मम्मी, है ना। चलिए अगला प्रश्न, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन क्या पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन होता है किसमें भाई? तो आपकी सोयाबीन में होता है, ठीक है। किसमें होता है? सोयाबीन में होता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा, सोयाबीन। अब क्या होता है ना, लड़कियों की तारीफ कर दो तो बड़ी जल्दी खुशी होती है, और थोड़ी सी अगर कह सकते हो उनकी हल्की से बेइज्जती कर दो ना, अच्छी वाली बेइज्जती कर दो तो भी बुरा मान जाती हैं। तो भाई जब अच्छा मानते हो तो बुरा भी मानो, दोनों चीज होता है ना, खुशी दोनों में रहना चाहिए, चाहे आपकी कोई बुराई करे चाहे आपकी अच्छाई करे, ठीक है। चलिए कह रहा है सबसे अधिक प्रोटीन होती है आपकी किसमें? तो आपकी सोयाबीन में होती है, ठीक है, सोयाबीन में होती है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा है खरीफ ऋतु की फसलें कौन सी हैं? खरीफ ऋतु की जो फसलें आपकी कौन सी हैं? खरीफ फसलें, खरीफ की फसलें जो आपकी होती हैं कौन सी होती हैं? तो भाई हमने यहाँ पर खरीफ में देखो दिया चना मटर, तो भाई चना तो होगा नहीं, चना रबी खाएगा, जब चना रबी खाएगा तो ताकत बढ़ाएगा, फिर दौड़ करेगा, था तो वो सर्दी वाली हो गया, तो ये तो आपका है नहीं। तो यहाँ पर देखो ज्वार बाजरा और ढेंचा, ढेंचू, है ना, वो देखो ढेंचू आ गया ना, कल वाला ढेंचा वाला। तो यहाँ पर आपका ज्वार बाजरा ढेंचा ये आपका होता है, खरीफ की फसलें होती हैं। ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका? बी हो जाएगा। ढेंचा तो नाम सुना होगा, इसको क्या कहते हैं? इसको जैसे बड़ा होता है ना, इसको कतरा देते हैं सेसर से और इसको सड़ा देते हैं, यही आपका काम कर देती है, आपके डीएपी वगैरह काम कर देती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ढेंचा भी जानते होंगे, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे यहाँ पर, धान के लिए सर्वोत्तम उपजाऊ जो आपकी भूमि है आपकी कौन सी है? बताइए भाई, धान के लिए सर्वोत्तम उपजाऊ भूमि कौन सी है? और ये प्रश्न आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट प्रश्न का जवाब आपको देना है, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब हम नहीं देंगे, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। जितने लोग जुड़े थे सभी लोग लाइक करेंगे। धन्यवाद।